हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर स्मिता पाल अगेन आपके सामने अवेलेबल हूँ मलुका IAS की ओर से। और आपको पता है कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम एक सीरीज चला रहे हैं अपने सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, दोज हु वांट टू टेक द एडमिशन। तो वो ऐसे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन्हें एक पढ़ाने का जो तरीका है, एक जो अंडरस्टैंडिंग वे है, वो भी उन्हें इन वीडियोस के थ्रू बहुत काम आ सकता है। और आपको पता है कि लास्ट जो वीडियोस है हमने वो बहुत सारे ऐसे जो करंट इश्यूज है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, हमने उसके ऊपर लाइक ट्रिपल तलाक हो गया, ओके, लाइक हाथरस केस हो गया, ऐसी सारी चीज़ें हो गई। तो हमने इनके ऊपर एक्सेट्रा हमने लास्ट वीडियोस भी जो बनाए हैं, जिन्हें आप यूट्यूब पर मलुका IAS के थ्रू आप आराम से देख सकते हैं। एंड अगेन आज फिर मैं आपके सामने, जैसे कि मैंने बताया, अवेलेबल हूँ। एंड जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर UPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट पेपर में 2019 में, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। ओके, तो लिव इन रिलेशनशिप, सहजीवन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहजीवन संबंध। ओके, तो साथ में रहना, लिव इन रिलेशनशिप अर्थात साथ में रहना। लेकिन साथ में रहना और जो लिव इन रिलेशनशिप है, एज यू नो, कि जो किसी तरीके के अगर हम बात करें तो एक तरीके का जो मैरिज कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये उसे अप्लाई नहीं करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे दो लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं जो कि एक मैरिज के सिस्टम में बंधना नहीं चाहते हैं, और जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट है और जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पर वो एक साथ अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि वो दो लोग, वो दो अपोजिट सेक्स के लोग क्या एक साथ रहने के लिए रेडी हैं कि नहीं है। तो जैसा कि ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर, तो लिव इन रिलेशनशिप। So what is live-in relationship? So the concept of a live-in relationship is not defined anywhere in India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि ये सिस्टम इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं पर कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ओके, इसके बारे में कहीं भी बताया नहीं गया है। एक जिसे हम कहते हैं एक सोशल कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूली, जो कि विदेशों से होता हुआ, फॉरेन कंट्रीज से होता हुआ हमारी कंट्री में एड ऑन हुआ, और इसीलिए हमारी कंट्री में विदाउट, आपको पता है कि मैरिज हमारे यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब दो लोगों को अगर साथ में रहना है तो डेफिनेटली उन्हें मैरिज करनी पड़ेगी, फैमिली मेंटेन करनी पड़ेगी, देन उसे हमारे यहाँ पर लीगल, या जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातचीत है वो की गई है, इट रेफर्स टू अ प्रपोजल ऑफ टू इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर विथ कॉन्सेंट। वही जो मैंने बोला, तो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट है कि अच्छा, दो अपोजिट सेक्स के लोग एक साथ रहना चाहते हैं। और अब तो आपको पता है कि लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ अपोजिट सेक्स के लोग ही नहीं, अपोजिट जेंडर के लोग ही नहीं है, जिसमें कि लास्ट जैसे हमने बात भी की थी LGBTQ टॉपिक के अंदर, तो तब भी मैंने आपको बताया था, तो LGBTQ या क्वेयर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। इट अलाउज एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड each other which helps in making an informed decision for marriage. ओके, तो एक तरीके का मैरिज से पहले का ये रिलेशन है कि अगर हम मैरिज करना चाहते हैं तो उसके पहले हम ये देख लेना चाहते हैं कि क्या हम एक साथ रहकर एक हैप्पी लाइफ हम मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम लोगों में एक दूसरे में क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं जिनको शायद हम ठीक करना चाहते हैं, और इस तरीके का जो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट है वो हमें आगे लेकर जाता है। देन उसके बाद व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप? दैट कोहैबिटेशन इज एन अरेंजमेंट वेयर पीपल हु आर नॉट मैरिड, यूजुअली कपल्स, live together. They are often involved in a romantic or sexually intimate relationship on a long term or permanent basis. तो वही चीज जो मैंने बोला, and the concept of a live-in relationship was recognized in Payal Sharma versus Nari Niketan by the Allahabad High Court. तो ये जो वहां से आया था, जो कॉन्सेप्ट है जो रिकॉग्नाइज हुआ, वो पायल शर्मा का जो केस था, जो एक पर्सन के साथ रह रही थी, है ना, और जो नारी निकेतन है उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन अपना जो है दर्ज किया था, कंप्लेन किया था, और उसके बाद से जो लिव इन रिलेशनशिप है वो लाइमलाइट में आया।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको पता है कि हर एक सिस्टम का, सोशल इंस्टीट्यूशन का, लाइक अगर मैरिज की बात करें, किनशिप की बात करें, फैमिली की बात करें, तो इन सब की हम देखते हैं अपने इकोनॉमिकल, सोशल, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में इफ ए टॉक अबाउट, सो देयर आर कोहैबिटेशन, म्यूचुअल कंसेंट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट लेवल, सोशल एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। लोगों को ऐसा लगता है आज के यंगस्टर को, खास तौर से आप जितने भी वीडियोस देखने वाले एस्पिरेंट्स हैं या कुछ ऐसे लोग भी जो इस वीडियो को देखें, तो जो यंगस्टर है, तो आप देखेंगे कि आज की इस यंगस्टर लाइफ में एक्चुअली आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, बट मैरिज का या फैमिली का कल्चर क्यों कम हो रहा है। क्या आज का यंगस्टर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है? ओके, क्या उस सिस्टमैटिक लाइफ से भागना चाहता है? ये थोड़ा सा समझने का इशू है। ये जो चेंजेस हम सोसाइटी में देख रहे हैं, जिस तरीके के चेंजेस हमें सोसाइटल जो चेंजेस है जो हम यूजुअली देख रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो मैरिज और फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो कहीं लॉस्ट हो रहा है, और लोग ऐसे किसी बैरियर में, किसी ऐसे बंधन में बंधना नहीं चाह रहे हैं। आई थिंक जहाँ तक मैं एज अ सोशियोलॉजी फैकल्टी जो मुझे समझ में आता है कि शायद लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, एक ऐसे किसी परमानेंट रिलेशन में बंधने के लिए तैयार नहीं है कि जहां पर उनका अपना डिवोशन हो, अपने ड्यूटीज हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, है ना। बट उन्हें नहीं पता कि अगर लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज सिस्टम में बात करें तो मैरिज सिस्टम के अपने कितने सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शायद लिव इन रिलेशनशिप में कभी हमें मिल ही नहीं सकते हैं। बट आपको पता है कि वही है कि जो चेंजिंग एरा है और उसमें इस तरीके का जो रिलेशन है वो हमें काफी देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे जो रीजंस है वो यही है। ठीक है, देन उसके बाद है रिसेंट केस, आर टू जज बेंच ऑफ जस्टिस A.R. Masoodi and A.K. Srivastava called such a relationship against the tenets of Islam while hearing a writ petition। तो ऑब्वियसली ये इस्लाम के तो बिल्कुल विरुद्ध है। The judges stated that Islamic tenets do not permit live-in relationships during the subsisting marriage। तो बिल्कुल सही बात है। तो इस्लाम में आपको पता है कि और अगर ऐसा कोई केस आ भी जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके, क्योंकि उनका जो अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इस तरीके के केसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जजेस ने, मिस्टर मसूदी और श्रीवास्तवा ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया। कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस क्या है? तो राइट टू कोहैबिटेशन है, आर्टिकल 19(1)(e) of the Indian Constitution states that every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of India। तो अगर उस प्रोविजन से देखा जाए तो डेफिनेटली दे हैव राइट, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो आर्टिकल 19(1)(e) इस बात का राइट उनको देता है। सेकेंड, सो द एडल्ट्स हु विश टू लिव टुगेदर हैव द राइट टू रिसाइड एनीवेयर एंड कैन नॉट बी डिनाइड अकोमोडेशन बेस्ड ऑन देयर मैरिटल स्टेटस। तो इस बात को लेकर कहीं भी कोई बैरियर खड़ा नहीं किया जा सकता है, डिनाई नहीं किया जा सकता उनके अकोमोडेशन को कि उनका कोई मैरिटल स्टेटस नहीं है एंड दे वांट टू लिव इन रिलेशनशिप। इन खुशबू वर्सेस कन्यामल केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ लिव इन रिलेशनशिप कम्स विद इन द ambit to right to life under article 21 of the constitution of India। तो हम में से सभी को जो राइट ऑफ लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, तो हम सब अपने जीने के अधिकार को एंजॉय कर सकते हैं, राइट टू लाइफ को, और जैसे मन चाहे हम अपने राइट टू लाइफ को एंजॉय करते हैं आर्टिकल 21 में। तो कुछ वैसा ही जो राइट है वो किनको मिलता है? लिव इन रिलेशनशिप के लिए मिलता है। अब क्या है, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर हम सोशियोलॉजी के बिहाफ पे बात करें या इंडियन सोसाइटी के बिहाफ पे बात करें या सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, तो देखिए किसी भी टॉपिक में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि आखिर इम्पैक्ट क्या है। हम जितने भी वर्डिक्ट आते हैं या जितने भी डिसीजंस आते हैं या एक्ट्स या प्रोविजंस जो गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन होते हैं, उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेटली व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्योंकि देखिए एवरी कॉइन हैज ए टू फेसेस, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कुछ इम्पैक्ट है। अगर लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिलेशनशिप सपोज दैट मैरिटल स्टेटस को दरकिनार करके अगर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली देयर आर सम इम्पैक्ट्स, वेदर नेगेटिव एंड वेदर
पॉजिटिव। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एग्जामिनर जो यूपीएससी है, कमीशन है, वो अभी भी जो सुनना चाहता है बेसिकली इसके मोस्ट ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट से आप स्टूडेंट से सुनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप जो अपने कंट्री का जो एक सिस्टम है जिसे हम एक संस्कार भी कहते हैं, दैट इज विवाह संस्कार या मैरिज संस्कार, तो वो चाहता है कि अभी भी हम उस संस्कार को आगे लेकर चलें, जो एक फैमिली सिस्टम है, किनशिप सिस्टम है, हम डेफिनेटली उसको आगे लेकर चलें। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करें तो बेसिकली आप थोड़ा सा जो कंक्लूजन है वही नेगेटिव दें और ये बताएं कि अभी भी मैरिज और जो फैमिली की सिस्टम है उसी को ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चेंजिंग सोशल नॉर्म्स से आप देखिए, सोशल इम्पैक्ट में बिल्कुल सही बात है, तो हमारे सोशल नॉर्म्स ही चेंज हो रहे हैं। मैरिज ट्रेंड्स, तो जो वही मैंने आपको बताया कि अब बहुत से कपल्स है जो डिले मैरिज कर रहे हैं, करियर कॉन्शियस है और वो नहीं चाहते कि ऐसे किसी बंधन में बंधे, तो वो भी एक कारण है कि जो ट्रेंड्स ये बदल रहे हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, देखिए फैमिली लॉ रिफॉर्म है, जेंडर इक्वालिटी है, तो फैमिली लॉ रिफॉर्म्स है तो उसमें देखिएगा बहुत से लोगों को लगता है कि जो ट्रेडिशनल मैरिज है शायद उस तरीके से उन्हें सिक्योर नहीं करती, या जेंडर इक्वालिटी जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में उन्हें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि फैमिली का कोई सिस्टम नहीं है, दो लोग अपने म्यूचुअल कॉन्सेंट से रह रहे हैं, तो वहां पर जितना राइट एक मेल को होता है उतना ही राइट एक फीमेल को भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कल्चरल इम्पैक्ट है, देखिएगा चैलेंजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड शिफ्ट इन रिलेशनशिप नॉर्म्स। तो देखिए ट्रेडिशनल वैल्यूज है जो हमारे चेंज हो रहे हैं, है ना, जहाँ पर मतलब जैसे हम लाइक पहले ब्रह्म विवाह कहते थे, दैव विवाह कहते थे, तो जहाँ पर पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए पार्टनर मतलब ब्राइडल या फिर ब्राइड ग्रूम जो एक सिलेक्ट करते थे, तो उस तरीके का जो सिस्टम है देखिए वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे वो टोटल चेंज हो रहे हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रहे हैं, और शिफ्ट इन रिलेशनशिप नॉर्म से आप देखिएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आप देखिएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। अगर वहीं पर हम नॉर्मल मैरिज सिस्टम या फैमिली सिस्टम की बात करें तो उस तरीके का इंडिपेंडेंस नहीं होता। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, तो लिव इन रिलेशनशिप्स कैन अफेक्ट लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन एज पार्टनर्स में मेक डिसीजंस अबाउट वर्क एंड करियर बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड लिविंग अरेंजमेंट्स रादर देन ट्रेडिशनल मैरिटल रोल्स। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, देखिए सिस्टम हमेशा जो आते हैं सोसाइटी में आते हैं, इकोनॉमी में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, और जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई देते हैं, और समय के साथ ऐसे चेंजेस हम सोसाइटी में हमेशा देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसके लिए आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो देखिए लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन की बात हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेट बात है कि खासतौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो इस तरीके का सिस्टम है वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन की बात ऑब्वियसली यहाँ पर है। सोशल एक्सेप्टेंस एंड नॉर्म्स का क्या होगा उसके ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी, पॉलिसी रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। सपोर्ट नेटवर्क्स एंड काउंसलिंग, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन और लीगल सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बेसिकली बात करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, कोई भी नया सिस्टम आता है तो हमें सबसे पहले ये भी देखना पड़ता है कि आगे उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, आगे क्या उसका फ्यूचर होगा, क्या क्या हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके के चेंजेस हमें अपने सोसाइटी में यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड इन कंक्लूजन, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड लीगल फ्रेमवर्क सराउंडिंग लिव इन रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ diverse partnership models. Embracing these relationships fosters individual autonomy, promotes inclusivity and supports the pursuit of happiness outside traditional marital structures. As we navigate these changes, it is crucial to advocate for legal protections, educate the public on the benefit of relationship diversity, and cultivate a culture of acceptance. By doing so, societies can empower individuals to form meaningful connections based on mutual consent and respect. आई बात समझ लो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बहुत कुछ चेंज होगा। अगर इन सारी चीजों को हम आराम से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और मान लेते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर इसके लिए मूव ऑन करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जो हमें रेडी रहना पड़ेगा इस सोसाइटी में देखने के लिए। और फाइनली उनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि कोई मैरिज नहीं है, जब हम मैरिज सिस्टम में होते हैं, फैमिली में होते हैं, तो हम पर एक बाउंडेशन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक मैरिज सिस्टम में, तो मतलब जहाँ पर हम एक डिवोर्स भी उतना इजीली कैरी नहीं करते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में आज भी डिवोर्सेस
काफ़ी बुरे माने जाते हैं, तो वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिलेशनशिप्स जो कि एक फ्रीडम देते हैं, एक म्यूचुअल कॉन्सेंट देते हैं, हर तरीके की फ्रीडम देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा इसका फ्यूचर, ये थोड़ा सा हमारे लिए देखने की बात होगी। तो बाकी अगेन वही है कि ऐसे सारे टॉपिक्स लेकर मैं डॉक्टर स्मिता पाल अगेन फिर आपके सामने मलुका IAS की ओर से आपके सामने प्रेजेंट होंगी। एंड जो भी आप जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने कमेंट्स दें, वीडियोस को देखें, क्लासेस हमारे सोशियोलॉजी के यहाँ पर चल रहे हैं और उसके लिए लगभग 1 मंथ हो चुका है। तो जो भी बच्चे जो कि चाहते हैं सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ, तो वो प्लीज मलुका IAS में कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्लासेस आर रनिंग। ओके, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।